नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th क्लास की एसएसटी की बुक का। तो देखिए इसका जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है संघर्षकालीन भारत, जिसका काल है 1206 से 1757 ईस्वी तक। आज हम बात करेंगे इसकी। तो देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। आप सबको पता है कि हमारे जो भारत पर है विदेशी आक्रांताओं, जिससे अरबों ने, तुर्कों ने, मुस्लिमों ने, बहुत सारे मुगलों ने, ठीक है, इन लोगों ने आक्रमण किए और बहुत ही वीरतापूर्वक भारतीयों ने इनका मुकाबला करा और विजय प्राप्त करी। तो देखिए देखते हैं कि किस किस ने क्या क्या किया। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया और संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर और खदेड़ दिया। उमर खलीफा के समय 636 ईसा पूर्व में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। देखिए ठाणे कहाँ पर था? बम्बई में। इसका जो वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है? हमें किताब फुतुह उल बुल्दान में वर्णन मिलता है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा था, कि अरबों ने आक्रमण तो करा लेकिन अरब जो है वो असफल हुए। इसके बाद में बड़वास, जिसको भड़ोच कहते थे, और सिंध के ढेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। दोबारा यहाँ पर भड़ोच था ना, वहाँ पर आक्रमण हुआ, वहाँ पर भी ये असफल हुए थे। आक्रमण हुआ और ये आक्रमण भी असफल रहा। इसका जो वर्णन मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? चंचनामा बुक में, कि ढेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुधायरा पराजित हुआ और मारा गया। उसके बाद में देखिए 712 में मोहम्मद बिन कासिम था, वो आया। उसके बीच में और सिंध का जो राजा था दाहिर, इन दोनों के बीच में मतलब युद्ध होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने मतलब एक तीर चलाता है तो राजा दाहिर के पेट में लग जाता है और राजा दाहिर वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी राजा दाहिर का जो राजकुमार जयसिया और साम्राज्ञी रानी बाई ने किले की रक्षा के लिए डटे रहे। उसके बाद में देखिए महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से भी कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। महमूद गजनवी के बाद में जो शासक आया वो देखिए मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी को 1191 में पृथ्वीराज चौहान के हाथों कई बार पराजित होना पड़ा। देखिए कहते हैं कि भाई मोहम्मद गोरी आया था 1191, हालांकि पहले आया था लेकिन पहले की डेट नहीं दे रखी, लेकिन 1191 की डेट दे रखी है कि 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है हार जाता है और वापस चला जाता है। उसके बाद में वो ये वापस आता है 1192 में, जो तराइन का दूसरा युद्ध कहलाता है। उसमें देखिए पृथ्वीराज चौहान जो वो हार जाता है और मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। उसके बाद में देखिए आता है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। देखिए दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश है इसको यामिनी वंश भी बोला जाता है, इलबरी वंश भी बोला जाता है। तो अब 1206 से 1526 तक कौन था? गुलाम वंश दिल्ली में। देखिए गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का काल था 1206 से 1210 तक। ये 1206 से 1526 तक जो है गुलाम वंश का संपूर्ण काल है, जिसमें सबसे पहला जो शासक है या संस्थापक है गुलाम वंश का वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको लाख बख्श भी कहा जाता है और इसने जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी राजधानी? लाहौर में बनाई थी। इसके दरबार में हसन निज़ामी को संरक्षण दिया गया था। किसको दिया गया था? हसन निज़ामी को। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक ने बनवाई, लेकिन पूरा किसने करवाया था इसको? इल्तुमिश ने। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। और समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है कि सन 1210 में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में देखिए आता है इल्तुमिश 1210 से 1236 तक। देखिए इल्तुमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था।
यह ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसे तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। देखिए 1226 में रणथंबोर का उस समय शासक कौन था? बलहण। बलहण के समय देखिए इल्तुतमिश ने रणथंबोर को जीता था। उसके बाद में देखिए 1223 में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण किया। मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला दुर्ग को जीत लिया था और ग्वालियर और जालोर पर भी इसका अधिकार हो गया था। देखिए जो 1227 में इसने ना जो मेवाड़ पर भी आक्रमण करा था इसने इल्तुतमिश ने, लेकिन वहाँ पर जैत्र सिंह था उस समय, उनका पुत्र था उदय सिंह, उस समय ये वहाँ पर हार गया था। उसके बाद में देखिए ख्वारिज़्म शासक के पुत्र मंगबरनी को सहायता नहीं देकर के, क्योंकि देखिए मंगबरनी जो था ये मंगोलों का क्या था? मंगोल चंगेज़ खां का दुश्मन था। तो इल्तुतमिश यही सोच रहा था कि अगर मैं मंगबरनी को अगर मैं हेल्प कर देता हूँ तो मुझसे ये मंगोल नाराज़ हो जाएंगे, मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो इसने ये सोच करके मंगबरनी की सहायता नहीं करी थी। तो देखिए ख्वारिज़्म शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज़ खां से दुश्मनी मोल नहीं ली थी। उसके बाद में आती है देखिए रज़िया सुल्तान। देखिए रज़िया सुल्तान लड़की थी। 1236 से 40 तक का काल इनका है। देखिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया सुल्तान बनी, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था इल्तुतमिश का पुत्र था। ये बहुत ही अय्याश शासक था, तो ये ज़्यादा समय तक शासक नहीं कर पाया और इनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद में जो है रज़िया सुल्तान शासक बनती है। तो देखिए इल्तुतमिश ने रज़िया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी और कट्टरपंथी तुर्की अमीर ने रज़िया का विशेष विरोध किया, क्योंकि यहाँ पर जो तुर्की अमीर थे ये नहीं चाहते थे कि कोई भी लड़की जो है गद्दी पर बैठे, तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध करा। रज़िया ने पर्दा प्रथा त्याग दी और पुरुषों के समान कूबा अर्थात कोट और कुले टोपी पहनने लगी। ये बिल्कुल पुरुषों की तरह रहने लग गई थी, ठीक है, और पुरुषों की तरह ही ये बैठ करके गद्दी पे बैठ करके न्याय करती थी। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत जो कि अबिसिनिया का निवासी था। कहाँ का निवासी था? अबिसिनिया का निवासी था। इस जमालुद्दीन याकूत को इसने अमीर अखूर अर्थात अश्वशाला मतलब घोड़े जो होते हैं उसका प्रधान नियुक्त करा। तो इस बात से भी जो तुर्क अमीर थे ना वो नाराज हो गए थे कि इसने जो है अबिसिनिया के निवासी को अश्वशाला का प्रधान क्यों बनाया? भाई यहीं के लोगों को बनाओ, वहाँ के दूसरे जगह के लोगों को मत बनाओ। लेकिन ये जो जमालुद्दीन याकूत था ये बहुत ही वीर शासक था। देखिए जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। देखिए कहते हैं कि ये जो अमीर जो तुर्क शासक थे इन्होंने ही याकूत की हत्या करवाई थी। ये जब सिंध का जो सरहिंद के मतलब विद्रोह करने शांत करवाने के लिए गए थे ना, तभी अमीर के जो तुर्क अमीर थे इन्होंने इसकी हत्या करवा दी थी। उसके बाद में देखिए रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। 1240 में उन दोनों को किस किस को? रज़िया सुल्तान को और अल्तुनिया को 1240 में इन दोनों को मार डाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे अच्छी शासिका थी वो भी मर गई। रज़िया सुल्तान अल्तुनिया दोनों मर गए। उसके बाद में देखिए 1240 से 42 तक कौन आता है? बैराम शाह आता है। ये शासक चलाता है लेकिन ये भी इतने अच्छे से नहीं चलाता। उसके बाद में 1242 से 46 तक मसूद शाह आता है। 1246 से 65 तक नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली थी। ये सभी क्या थे? अयोग्य शासक थे। नासिरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल जो था वो किसका था? गयासुद्दीन बलबन का। अब हम बात करेंगे देखिए गुलाम शासक का। बलबन शासक बलबन 1200 इसका जो काल था 1265 से 1296 ईस्वी तक। देखिए उलुग खां अर्थात बलबन ये इल्तुतमिश के चहलगानी अर्थात 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। यह 1265 में यह गद्दी पर बैठा और मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। तो देखिए उलुग बलबन के बारे में दो चीज़ें मोस्ट याद करने के लिए कि दीवाने आरिज का पुनर्गठन किसने करा था? एक तो बलबन ने, और एक था सिजदा और पाबूस जो कि एक परंपरा शुरुआत कर दी थी परंपरा की, जिसने सिजदा और पाबूस था कि जो भी व्यक्ति वहाँ का मतलब जो प्रजा है वो सम्राट के सम्मुख झुक करके उसको प्रणाम करेगी
और उसके पैरों को चूमेगी। तो ये प्रथा को दरबार में शुरू कर दिया। किसने? बलबन ने। बलबन, क्योंकि बलबन बहुत कठोर शासक था। बलबन जानता था कि वहाँ के लोग कैसे हैं। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी, क्योंकि वो जानता था कि शत्रु यहाँ के कैसे हैं और प्रजा यहाँ की कैसी है, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था और वह बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बना करके उनका शोषण करता था। क्या करता था? शोषण करता था। 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया था। अब देखिए 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में कौन आया था? क्यूमर्स का भी मृत्यु हो जाती है 1290 में। जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अब 1290 में कौन आया था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन आया था? जलालुद्दीन खिलजी आया था 1290 में। अब देखिए उसके बाद में कौन आता है? ये देखिए, बलबन का राजतत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, क्योंकि बलबन यही मानता था कि राजा जो है सर्वश्रेष्ठ है और जो प्रजा जो है वो जो राजा कहेगा वो ही करेगी। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है। वह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है, जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था। इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए। कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन एवं राजपूत जमींदारों के शासक विरोधी विद्रोह को कुचलना उसका प्रमुख कार्य बन गया था। ठीक है। उसके बाद में देखिए खिलजी वंश कौन सा आता है? 1290 से 1320 तक रहता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 70 वर्ष का था। इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका 1296 में धोखे से हत्या करवा दी थी। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। और स्वयं सुल्तान बन बैठा। कौन? अलाउद्दीन। उसने 20 वर्षों के शासन में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया। उसके शासन में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे और गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ, ये देखिए, के खिलाफ सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन ने देखिए 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण करा था 1301 में। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे लूटा था। उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था? रत्न सिंह। तो यहाँ पर चित्तौड़ राजा रत्न सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती, वो बहुत सुंदर थी। कहने को लोग कहते हैं कि भाई अलाउद्दीन की नज़र किस पे थी? महारानी पद्मावती पर थी। तो इसने पद्मावती को पाने के लिए पूरे चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। और रणथंबोर का राजा कौन था? यहाँ पर शासक कौन था? हम्मीर देव। तो यहाँ पर इसने 1301 में तो हम्मीर देव को हरा देता है और 1303 में ये चित्तौड़ पर आक्रमण करके वहाँ पर लूट लेता है। उसके बाद में देखिए और 1311 में देखिए ये जालौर पर भी आक्रमण करता है। वहाँ पर भी ये जालौर को भी जीत लेता है मतलब। उसके बाद में देखिए गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार जनधन संपत्ति प्राप्त हुई थी। एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेनानायक मलिक काफूर का साथ मिला था इसको। देखिए इस मलिक काफूर की सहायता से ही इसने दक्षिण में प्रवेश करा था और मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य एवं पांडे राज्य पर आक्रमण किए और अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा। रामेश्वरम मतलब तमिलनाडु तक पहुंचा था ये। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का जो पुनर्ढांचा निर्मित किया गया था। विद्रोहों पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए थे। जो 4 आदेश कौन कौन से थे? पहला आदेश था अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना एवं खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। पहला तो ये था। दूसरा था दिल्ली में मद्य निषेध करना। तीसरा था गुप्तचर प्रणाली का गठन करना और चौथा था अमीरों के परस्पर मेल मिलाप रोक लगाना। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण करी। तो देखिए ये क्वेश्चन आता है कि